उन्होंने 4000 से अधिक वर्ष पहले के एक शाही चिकित्सक की कब्र खोजी जो दूसरों के जीवन और मृत्यु पर अधिकार रखते थे। केवल सेवक और राजा को ही जात रहस्य जानते थे। लेकिन जब लोग 2024 में उनकी कब्र को खोला तो वहां कोई शव नहीं था। केवल समय के बावजूद जीवंत रंगों वाली भित्ति चित्रें थीं और पत्थरों पर अंकित रहस्यमय चिन्ह थे। वह आखिर कौन था और उसे बिच्छू देवी से संबंधित मंत्रों के साथ क्यों दफनाया गया था? यह मकबरा सक्वाया की रेत के नीचे गहरा दफन है। इस यूई का नाम तैनेबीफ था। वह लगभग 4100 साल पहले रहते थे, जो मिस्र के इतिहास के सबसे रहस्यमय मोड़ों में से एक था। वह समय जब यह चमक और पतन के किनारे पर था। उस समय प्राचीन मिस्र का साम्राज्य समाप्त हो रहा था। सूरज अभी भी नई पिरामिडों पर चमक रहा था, लेकिन छाया पहले ही फैलने लगी थी। फराओ पेपी द्वितीय का शासनकाल किसी भी पूर्ववर्ती फराओ से अधिक था, कुल 9 दशक। लेकिन उनके शासन के अंत में देश टूटने लगा, सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी, स्थानीय नेताओं की शक्ति बढ़ने लगी, नील नदी की बाढ़ भी अधिक अप्रत्याशित हो गई। इस अशांत समय में यह रहस्यमयी शाही चिकित्सक प्रसिद्ध हो गया। उनका मकबरा एक स्विस फ्रांसीसी पुरातत्व टीम द्वारा प्राचीन पिरामिड की छाया में खोजा गया था। अजीब बात यह है कि जब उन्होंने उनके कक्ष को खोला तो न तो कोई शव मिला, न ही कोई सोने का खजाना। बहुत दुर्भाग्य से इस मकबरे को बहुत पहले ही लुटेरों द्वारा लूटा जा चुका था। लेकिन जो चीजें बची हुई हैं वे और भी अधिक आकर्षक हैं, और वे हैं दीवारों पर बची हुई लेखनी और चित्र। दीवार पर बनी पेंटिंग अभी भी रंगीन है। ये चमकीले रंग न जाने क्यों जमीन के नीचे सालों तक भी सुरक्षित बने रहे हैं। दीवारों पर घड़ों को दर्शाया गया है। घड़ों पर अजीबोगरीब सारगर्भित चित्र और ज्यामितीय आकार हैं। इसके अलावा चित्रलिपि भी है। एक के बाद एक पंक्ति में पवित्र अक्षर बेहद बारीकी से उकेरे गए हैं, मानो किसी ने अपनी आत्मा को प्रत्येक वक्र में ढाल दिया हो। ये शिलालेख तैनेबीफ की वास्तविक पहचान को प्रकट करते हैं। वास्तव में वह साधारण डॉक्टर नहीं थे, बल्कि सेरकेट देवी के पुजारी थे। सेरकेट मिस्र की पौराणिक कथाओं में बिच्छू की देवी है, पवित्र और सम्मानित। वह विष को निष्फल कर सकती थी, जलन को ठीक कर सकती थी और जीवित लोगों को विषाक्त पदार्थों से बचा सकती थी। सेरकेट देवी की पुरोहिती का यह खिताब तैनेबीफ को खतरनाक जलन और काटने का विशेषज्ञ होने का संकेत देता है। यदि वह अपनी खुद की एक कब्रगाह का मालिक बन सकता है तो वह उस समय मिस्र में इस क्षेत्र में शीर्ष विशेषज्ञ हो सकता था। एक ऐसा चिकित्सक जो चिकित्सा और जादू दोनों जानता था। लेकिन यह सब नहीं है, उसके पास औषधीय पौधों के प्रमुख का खिताब भी था। यह खिताब पूरे प्राचीन मिस्र के इतिहास में केवल एक बार ही आया था। इसका मतलब है कि जड़ी बूटियों, कंधों और तेलों की उपचार शक्तियों के बारे में उसकी समझ अद्वितीय है। आप सोच सकते हैं कि इस विशाल रेगिस्तानी भूमि में कौन से पौधे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों की चिकित्सा विधियां आज भी कुछ हद तक प्रभावी हैं। वे गोलियां, मरहम और इनहेलेंट्स बनाते थे। अधिकांश समय वे कुछ प्रभावी तत्व चुनते थे, एक स्वाद मिलाते थे जिससे इसे लेना आसान हो जाए, और फिर कुछ ऐसी चीजें मिलाते थे जो शरीर द्वारा अवशोषित करने में मदद करे। क्या यह बहुत परिचित लगता है? हाँ, उनके पास कई आम पारंपरिक पौधे नहीं थे, इसलिए कुछ सामग्री हमें अजीब लग सकती है, जैसे मगरमच्छ के मलमूत्र और माइसिक के साथ शहद मिलाना। उनके पास तो यहाँ तक कि झुर्रियों की क्रीम के नुस्खे भी थे। और जाहिर है हमारे इस रहस्यमय चिकित्सक ने शीर्षक प्रमुख दंत चिकित्सक भी धारण किया हुआ था, जो कि प्राचीन दस्तावेजों में शायद ही कभी देखा जाता है। प्राचीन मिस्र के दंत चिकित्सकों से संबंधित साक्ष्य भी अत्यंत दुर्लभ है। मूल रूप से हमारे इस प्राचीन प्रतिभाशाली ने न केवल जलने का इलाज किया और पौधों का अध्ययन किया, बल्कि दांत और जबड़े की बीमारियों का भी इलाज किया। और यह प्राचीन मिस्र में वास्तव में एक बड़ी समस्या थी। ये लोग शायद शानदार इमारतें बनाते थे, लेकिन उनके दांत काफी कष्ट में थे। प्राचीन मिस्रवासी अक्सर रेत खाते थे। वे अक्सर रेतीले कणों वाले ब्रेड और कच्ची सब्जियां खाते थे, जो दांत की इनामल को घिस देते थे, जिससे एक भयानक स्थिति उत्पन्न होती थी जिसे मोहाओ कहा जाता था। इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती थीं, जिसमें दांतों का गिरना शामिल था। उस समय में उन्हें नए तरीके खोजने पड़े। उदाहरण के लिए उन्होंने दुनिया का सबसे पुराना झात टूथपेस्ट बनाया, जो पीसे हुए पत्थर, पुदीना और काली मिर्च से बनाया गया था। लेकिन इससे मसूड़ों की समस्या और भी खराब हो जाती थी। एक और प्रकार का टूथपेस्ट अंडे के छिलके और पोपाश आदि से बनाया गया। उन्होंने माउथवॉश भी इजाद किया, जो अजवाइन की डंठल और जड़ी बूटियों की राख से समस्या को कम करने के लिए बनाया गया। यहाँ तक कि कुछ मम्मी में साधारण धातु की ब्रेसेस और सोने की तारें मिली हैं, जो गायब दांत को जोड़ने के लिए थीं। लेकिन हम सुनिश्चित नहीं हैं कि यह जीवित लोगों के लिए बनाई गई थीं या सिर्फ परलोक के लिए उपहार के रूप में थीं। इसलिए तैनेबीफ इन सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता था। उस समय एक व्यक्ति को 3 दुर्लभ उपाधियां प्राप्त करना उसे अत्यधिक विद्वान माना जाता था। ऐसे एक दुनिया में जहां आधुनिक विज्ञान नहीं है, वह एक जादूगर की तरह था। कौन जानता है कि उसने कैसे एक पत्ते या एक टहनी के सहारे किसी की जान बचाई होगी। यही कारण है कि पुरातत्वविद सोचते हैं कि तैनेबीफ एक साधारण डॉक्टर नहीं था। वह शायद दरबारी डॉक्टर था, जो स्वयं फिरौन का इलाज करता था। हमें यह नहीं पता कि उसने किस राजा की सेवा की थी, शायद पेपी द्वितीय। कौन जानता है, शायद यही कारण है कि पेपी द्वितीय इतनी लंबी उम्र जी सके। लेकिन अगर सच में ऐसा था, तो तैनेबीफ ने शायद प्राचीन साम्राज्य के अंतिम समय का अनुभव किया और महल की ऊंची दीवारों के अंदर से उस स्वर्ण युग के पतन को देखा। फिर उसे दफनाया गया
हो सकता है कि उसके अवशेषों को अच्छी तरह से रखा गया हो, या हो सकता है कि वे कहीं काल के गर्भ में खो गए हों। लेकिन पुरातत्व टीम का कहना है कि वे अभी भी इस समाधि का अध्ययन कर रहे हैं और इस अद्भुत व्यक्ति की विभिन्न उपलब्धियों को लगातार उजागर कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्राचीन मिस्रवासियों की चिकित्सा प्रथाएं काफी उन्नत स्तर तक पहुंच गई थीं। कुछ चिकित्सा विधियां आज भी जानी पहचानी लगती हैं। उनके पास अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर, शल्य चिकित्सा और अधिक चिकित्सा कदम थे। यहाँ तक कि उनके पास चिकित्सा स्कूल भी था और पुरुषों या महिलाओं किसी को भी डॉक्टर बनने की अनुमति थी। वे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके इलाज करते थे। वास्तविक उपकरणों का उपयोग करके सर्जिकल ऑपरेशन करते थे, जैसे स्काल्पल, चिमटी और यहाँ तक कि सिलाई की सुई भी। कुछ डॉक्टर विशेष रूप से आंखों की बीमारियों का इलाज करते थे, कुछ दांतों, पेट की बीमारियों का, और कुछ वे जिसे गुप्त बीमारी कहते थे का। वे जानते थे कि घावों को कैसे साफ और पट्टी बांधनी है और लकड़ी या सरकंडे से बने स्प्लिंट का उपयोग करके फ्रैक्चर वाले स्थान को कैसे स्थिर करना है। उन्होंने सबसे पहले कृत्रिम अंग भी बनाए, जैसे कि एक चमड़े की पट्टियों वाला लकड़ी का पैर का अंगूठा, जो लोगों को फिर से सामान्य रूप से चलने में मदद कर सकता था। झात सबसे पुराना कृत्रिम अंग कई 100 साल पुराना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने वास्तव में ट्यूमर को हटाने की कोशिश भी की। हाल ही में एक अध्ययन ने एक खोपड़ी का अवलोकन किया जो कई सदी पुरानी है और 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की है। खोपड़ी पर पहले कभी ट्यूमर के निशान थे और उनमें से लगभग 3 स्थानों के आसपास धातु उपकरण द्वारा की गई सर्जिकल कटौती के निशान थे। यह संकेत देता है कि किसी ने इन ट्यूमर को हटाने या अध्ययन करने की कोशिश की होगी, शायद इलाज के लिए या शायद शव परीक्षा के लिए। एक और 50 से अधिक साल की महिला की खोपड़ी भी समान संकेत दिखाती है, लेकिन इसके साथ ही पहले की चोट के बाद सही हुए फ्रैक्चर के निशान भी हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है क्योंकि यह उपचार वास्तव में सफल हो सकता है। उस समय के समाज में एक चिकित्सक बनना विशेष मायने रखता था। इसका मतलब था कि व्यक्ति एक ही समय में पुजारी, वैज्ञानिक और जादूगर की भूमिका निभाता था। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए चिकित्सा एक अनिवार्य कला थी और वे इसका सम्मान देवताओं की पूजा के समान ही करते थे। यह इसलिए था क्योंकि उनका मानना था कि बीमारियों के शारीरिक कारणों के साथ साथ मानसिक पहलू भी हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर मरहम लगाते समय शायद मंत्रों का उच्चारण करते थे और उनकी कई उपचार विधियां वास्तव में प्रभावी थीं। प्राचीन मिस्र के डॉक्टरों की इतनी उच्च प्रतिष्ठा थी कि प्राचीन विश्व के अन्य क्षेत्रों के शासक, जैसे पर्शिया के शासक, विशेष रूप से उनकी मदद मांगने आते थे। यहाँ तक कि यूनानी कवि होमर ने भी कहा था कि प्राचीन मिस्रवासी सबसे कुशल चिकित्सक थे। बेशक उनका मानव शरीर का समझना पूर्ण नहीं था। उदाहरण के लिए वे मानते थे कि दिल विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करता है और उन्हें यह नहीं पता था कि मस्तिष्क का वास्तविक कार्य क्या है। लेकिन निदान और उपचार में उन्होंने जो विधियां और प्रणाली अपनाई, हाँ, वह वास्तव में आधुनिक चिकित्सा का शुरुआती रूप था। बिल्कुल, वे घाव के ऊपर प्रार्थना करते थे, लेकिन क्या उन्होंने वास्तव में घाव को ठीक नहीं किया था? उनके सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर थे इम्होटेप। वह व्यक्ति वास्तव में एक विद्वान थे जो एक वास्तुकार, पुरोहित और चिकित्सक थे और बहुत सम्मानित थे। बाद में उन्हें चिकित्सा के देवता के रूप में पूजनीय बनाया गया। हाँ, एक व्यक्ति इतना अद्भुत था कि लोगों ने उसे देवता माना। वह हिप्पोक्रेट्स से पहले, जिसे चिकित्सा का जनक कहा जाता है, जीवित था।